हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, हम लोग सिविक्स का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन कल हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट में कर लिए थे और 51 से शुरू होगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है। तो दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य होता है अपने स्वार्थों की प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके अन्य महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं अनुनय, सौदेबाजी, सीधी कार्रवाई, ये सभी दबाव समूहों के प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, A.F. बेंटले। ठीक है, सर्वप्रथम आर्थर बेंटले ने जो है समूह सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि समाज के लोगों का भाग जिन्हें लोगों के अन्य समूहों से कटे हुए भौतिक पिंड के रूप में नहीं बल्कि गतिविधि के एक पिंड के रूप में माना जाता है। इसी आधार पर जो है बेंटले ने अपनी एक पुस्तक थी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में, इसमें उन्होंने दबाव समूहों की गतिविधियों का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनकी पुस्तक थी एक महत्वपूर्ण, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमंड और पावेल द्वारा किए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो आमंड और पावेल ने 4 प्रकार के दबाव समूहों को बताया था। पहला था संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा था प्रदर्शनकारी, तीसरा था समुदायात्मक और चौथा था असमुदायात्मक, यानी संवैधानिक दबाव समूह उसके वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शनकारी दबाव समूह। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का आमंड पावेल ने जो है दबाव समूहों का वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। तो सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है। तो निरक्षरता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निरक्षरता जो है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है, पूछा है। तो यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। यह जो है लोकमत से संबंधित नहीं है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो है सामाजिक जीवन के विभिन्न संगठनों की अंतःक्रिया चलती रहती है और कुछ संगठन सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल जो है आचरण में संलग्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जनमत का सृजन कानून द्वारा होता है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है, सामान्यतः कानून तथा जनमत परस्पर सदृश होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जनमत और कानून में परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सामान्यतः कानून और जनमत परस्पर विरोधी होते हैं, तो ऐसी भी बात नहीं है। तो यहाँ पे सत्य पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नमनीय और अलिखित संविधान पाया जाता है। एक नमनीय और अलिखित संविधान कहाँ पे पाया जाता है। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटिश संविधान विश्व का सबसे प्राचीन और एकमात्र अलिखित संविधान माना जाता है और वर्तमान के अधिकांश संविधान जो है बहुत कुछ ब्रिटिश संविधान के प्रक्षिप्त अंश हैं, जैसे विकसित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, विधि का शासन, लचीला संविधान, ये सभी वहाँ के तथ्य पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक हैं। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं। तो GDH कोड, बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिनिधित्व के संबंध में जो है GDH कोड का विचार था कि वास्तविक प्रतिनिधित्व कार्यात्मक प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो अंतरिक्ष को जीतना और इस पर शोध करना ये उसका कार्य नहीं है। युद्ध रोकना, शांति स्थापित करना, मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान जगाना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यक्षेत्र क्या है? इसका कार्यक्षेत्र है मानवाधिकार से। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संगठन है जो मानवाधिकार संबंधी मामलों को देखता है और पीटर बेंसन ने जुलाई 1961 में लंदन में इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों में सम्मिलित है। तो ब्रिक्स देशों में जो है ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर के जो है ब्रिक्स का स्थापना 2009 में किया था, जिसका उद्देश्य जो है वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में जो है सुधार करना था। और दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने भी ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की थी और जिसे अब जो है ब्रिक्स यस भी आगे लग जाता है। ठीक है, पहले ब्रिक था, BRIC था, फिर जब साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा तो आगे आपका यस हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रधान अंग है? तो आर्थिक व सामाजिक परिषद। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रधान अंगों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो नेपाल, काठमांडू में। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सार्क का स्थापना 1985 में, 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वक्तव्य से बाल गंगाधर तिलक संबंधित नहीं है? तो वह नरमपंथियों के उद्देश्य एवं तरीकों से प्रसन्न थे। तो ये ही आपका उनका सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, कांग्रेस नेतृत्व की जो है आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर जो है असंतोष पैदा किया। इसी के चलते जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने जो है कांग्रेस की युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक हुए, लाला लाजपत राय हुए, बिपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये नरमपंथियों से नहीं थे बल्कि गर्मपंथियों से, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? गांधी के स्वराज की अवधारणा कौन सी है? तो स्वशासन है। ठीक है, स्वशासन का शाब्दिक अर्थ होता है, स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी के स्वराज की अवधारणा जो है वो स्वशासन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया था। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है। तो ये तो सत्य नहीं है, वयस्क मताधिकार पर ही आधारित था ना, ये गलत हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था। तो ये प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह बहुदलीय निकाय था, तीसरा सही हो जाएगा। इनमें कार्य कई समितियों के माध्यम से किया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है अपने कार्य का संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया था जिसकी संख्या 22 थी। तो ये 22 समितियों को 22 समितियों के माध्यम से इसने अपना कार्य किया था। तो यहाँ पे तीसरा चौथा सिर्फ सही हो रहा है, तो ऑप्शन में तीसरा चौथा यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसलिए आयोग द्वारा इस पर सबको कॉमन अंक दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा चौथा सही है और पहला दूसरा आपका इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदत्त किया गया है, वे हैं तो 14 से 18, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 29। ठीक है, अनुच्छेद 29 के अनुसार जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है
और 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है इसमें दिया गया है। तो दोनों अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये हितों से संरक्षण है, ये शिक्षा से संबंधित है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति है? तो है अनुच्छेद 51। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के तहत जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। 49 क्या है? ये राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद कौन से, तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया जाता है। अनुच्छेद 52 जो है ये भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताता है। 57 जो है भारत के राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताता है। और 59 जो है ये राष्ट्रपति की परिलब्धियां और उसके भत्ते उसके कार्यालय में घटाए नहीं जा सकते, ऐसा व्यवस्था करता है। तो इन चारों को भी आप लोग याद रख सकते हैं, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 127 में। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार जो है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कर सकता है, ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 360 है यह उपबंध करता है कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्वामित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वो उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई थी? तो ये 91वां संविधान संशोधन के द्वारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की पहली अनुसूची का प्रावधान नहीं है? तो नागरिकता। ठीक है, पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, और जिसका वर्णन एक अनुच्छेद 1 और 1 से 4 में किया गया है। नागरिकता का कोई इसमें संबंध नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो ये विवाह तथा विवाह विच्छेद ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत, संघीय लोक सेवाएं संघ सूची के अंतर्गत, और आयकर जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की राज्य सूची में है? तो पुलिस राज्य सूची में है। ठीक है, और केंद्रीय लोक सेवाएं जो है ये संघ सूची में है। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है पूछा है? तो सार्वजनिक व्यवस्था ये समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है, समवर्ती सूची की प्रविष्ट संख्या 1 फौजदारी कानून, प्रविष्ट संख्या 5 विवाह तथा विच्छेद तथा 20 जो है आर्थिक और सामाजिक नियोजन का उल्लेख करती है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था जो है राज्य सूची में है। ठीक है, राज्य सूची के प्रविष्ट संख्या 1 में इसका उल्लेख किया गया है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये है दल परिवर्तन निर्हता का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। संविधान की 10वीं सूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किया गया है। अगला है सही कथन को चुनें। तो अवशेष शक्तियां भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित है। तो ये सही नहीं है। ठीक है, अमेरिका में केंद्र में निहित नहीं है, ऐसा बात नहीं है। अमेरिका में 3 साल की विधायी शक्तियाँ होती हैं, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। तो ये भी आपका गलत है। भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास हैं होती हैं, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। अवशेष शक्तियाँ भारत के केंद्र में पास और अमेरिका में राज्यों के पास होती हैं, ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के बारे में सही है? तो भारतीय संविधान एक उधार का झोला है, ये कथन सही है। यह मौलिक संविधान है, नहीं। यह विकास का परिणाम है, नहीं। यह एक उधार का झोला है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये उधार का झोला किसने कहा था? तो प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था। इसको भी याद रखिएगा, प्रोफेसर के.टी. शाह ने। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकृत किया था। तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है भारत के एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तावना का प्रारूप बन गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून की समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका ब्रिटेन के संविधान से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश जो है कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा करके जो है भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 के में इसका स्थान दे दिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकलने के बाद किस रूप में है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि 300 के क में एक कानूनी रूप में जो है यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय नहीं है, विषय में सही है? सूचना के अधिकार के विषय में कौन सा सही है? तो यह एक विधिक अधिकार है। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है ये एक विधिक अधिकार है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जो है नागरिकों को प्रदान किया गया है सूचना का अधिकार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो 48 घंटे में। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जन सूचना अधिकारी का जवाब 48 घंटे में मिलना चाहिए, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 के तहत जो है राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो राम शरणवाद, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम शरणवाद जो है ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों की सहायता से कीजिए। तो उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए उसे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, गलत है।
उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा होता है, तो ये भी गलत है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे अथवा उसकी मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, परंतु यह अवधि 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये भी सही है। यानी पहला और चौथा आपका सही है, तो कोट नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में सम्मिलित हैं, तो भारत की संसद में क्या सम्मिलित है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संसद का व्यवस्था 79 में किया गया है और इसमें जो है भारतीय संसद के गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है, ऐसा व्यवस्था किया गया है। अगला है, भारत में संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? संसद के एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो 1/10 सदन की कुल सदस्य संख्या का जो है 1/10 भाग। ठीक है, अनुच्छेद 100 के सब आर्टिकल 3 के अनुसार जो है, जब तक संसद विधि अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए जो है गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा, ऐसा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में निहित उपबंधों के अधीन जो है भारत के राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत का अधिकार दिया गया है। ये सदस्य जो होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा से संबंधित होते हैं। अगला है, वित्त विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक के संबंध में, तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक जो है यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 1 में किया गया है और प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है और वित्त एवं धन विधेयक दोनों को जो है लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में निम्नांकित सदस्य होते हैं, सही उत्तर का चयन करना है। तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 के द्वारा जो है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? तो 1937 में। ठीक है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, सर मॉरिस ग्वेयर, और इसकी स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में किया गया था। अगला है, निम्न में से कौन कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा? तो डीबी चंद्रचूड़। ठीक है, डीबी चंद्रचूड़ जो है कभी भी देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एमसी महाजन ये भी थे, एस मुखर्जी ये भी थे, पीएन भगवती ये भी थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।